IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है श्याम जांगिड़ की कहानी उस भीड़ में वो कौन था, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। दोपहर का खाना लेकर कुछ लोग आए। वो उन आने वालों में से एक सज्जन का मोबाइल लेने में सफल हो गया। आजकल ये रोज का काम है उसका। किसी ना किसी का मोबाइल मांग लेता है और फटाफट नंबर मिलाता है। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो भारी मन से मोबाइल लौटा देता है। क्यों, बात नहीं हुई? नहीं साहब, स्विच ऑफ बोल रहा है। 20 वर्ष का ये युवक आज 4 दिन हो गए इसका उसका फोन मांगकर डायल करता है, पर बापू से बात नहीं हो पा रही। वो आंसू पोंछता हुआ वहां से हट जाता है। वो उधर बढ़ गया जहां खाना बट रहा था। अपने मास्क को ठीक किया जो नाक से नीचे खिसक आया था। कागज की हल्की सी प्लेट उठाकर वो लाइन में लग गया। जरा हट कर खड़ा हो। वो पीछे हट गया। उसे सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रहा। ये शब्द उसने यहीं आइसोलेशन वार्ड में ही सीखा है, जिसका मतलब है दूसरों से 2 गज की दूरी। जल्दी में वो दूरी बनाना भूल गया था। इस समय वो अपने माँ बापू के बारे में सोच रहा था। कहाँ तक पहुंचे होंगे? आज 5 दिन हो गए उन्हें दिल्ली से निकले हुए। छोटा भाई और 2 बहनें कैसे चल पा रहे होंगे पैदल? दिन में कितनी घाम रहती है। ये कैसी आफत आई हम गरीबों पर। यहाँ इसी केस में है और वो है तपती सड़कों पर। अरे ठीक से पकड़ प्लेट को, पागल कहीं के। उसने जल्दी से कागज की प्लेट को दोनों हाथों में थाम लिया। एक बड़ा कुड़छा भर चावल प्लेट में गिरा। आगे बढ़ते ही एक बड़ा चम्मच दाल बगल वाले ने चावलों पर उंडेल दी। ये सस्ती कागज वाली प्लेटें लिप लिप करती हैं, इसलिए सचेत होकर खाना पड़ता है। कल उससे लापरवाही हो गई थी। आधा चावल दाल नीचे गिर गया, खिल्ली भी उड़ी और ऊपर से बाबू लोगों की डांट भी सुननी पड़ी। अबे खैर अंधिया है, ठीक से पकड़ने का भी होश नहीं। आज 1 हफ्ता हो गया उसे इस स्कूल रूपी जेल में। 4 दीवारी से घिरी ये 4 कमरों वाली स्कूल जेल ही तो है। एक खुली जेल, कोई बाहर नहीं जा सकता। गेट पर दिन रात 2 सिपाहियों का पहरा रहता है। दिन में हर तरह के आदमी आते हैं, चपरासी से लेकर तहसीलदार तक खामा की पूछताछ करते हैं। कहाँ से आए हो? यहाँ क्यों आए? कहाँ जाना है? क्या काम क्या करते थे? हर दूसरे दिन डॉक्टर आकर सबको चेक करता है। खांसी, जुकाम, बुखार और कुछ नेता जैसे लोग साथ में टीवी वालों को लेकर आते हैं। माइक में क्या बोलना है ये पहले से बता देते हैं। व्यवस्था ठीक है, खाना समय से मिलता है, कोई परेशानी नहीं। तफरीह के लिए समाज सेवक भी आते हैं। वे धमकाने के लहजे में हिदायतों की बौछार सी करते हैं। मास्क हर वक्त लगा होना चाहिए, दूर हट कर रहो, 2 गज दूर, सोशल डिस्टेंस, एक साथ मत बैठो, दिन में कई बार साबुन से हाथ धो। साहब, हमें कुछ नहीं हुआ है, हमें दिल्ली भेज दो। तब ज्यादा होशियार मत बन। वो युवक सहम गया। ये वाकया उस दिन का है जब जांच के लिए तहसीलदार आया हुआ था। यहां जितने भी मजदूर थे, किसी को भी ये खबर नहीं थी कि उन्हें इस तरह ऋषिकेश में रोक लिया जाएगा।
वो अपने मजदूर साथियों के साथ 9 दिन पहले रुद्रप्रयाग से यहाँ आया था। वे सभी थे तो यूपी बिहार के, पर सभी को दिल्ली जाना था। दिल्ली में उनका परिवार है। वे दिल्ली से ही रुद्रप्रयाग गए थे। वे दिल्ली में जिस ठेकेदार के यहाँ काम करते थे, उसी ठेकेदार को रुद्रप्रयाग में काम मिला था, सो वो ठेकेदार उन्हें इधर ले आया। वे बस द्वारा रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश पहुंचे और बस से उतरते ही सीधे स्टेशन की ओर लपके, उत्साह से भरे हुए कि जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचे। लेकिन जब वे स्टेशन पहुंचे तो सारा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। मालूम हुआ कि यहां से कोई गाड़ी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लागू हो गया है। स्टेशन पर पहले से ही 50 मुसाफिर बैठे थे। हर कोई यहां व्यग्रता से एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या हो, ये रेलवा बंद काहे है? हा? पूछताछ खिड़की बंद थी। एक रोला सा मचा था स्टेशन पर। कुछ लोग स्टेशन मास्टर के दफ्तर में घुस गए और लगे गाड़ी की दरियाफ्त करने। पुरबिया लोग ऊंची आवाज में बोल रहे थे, क्या हो, कब चली है गाड़ी? अब भैया कितना टाइम है गाड़ी में? 2 टिकट मिलेगा क्या? अरे कोई गाड़ी नहीं है, बाहर निकलो। नहीं है, मैंने कह दिया नहीं है। पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है, चलो निकलो यहाँ से, कोई दूसरा साधन देखो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ, हुज्जत कर सब थक गए। कुछ लोग बता रहे थे कि बस भी बंद है, वे बस अड्डे से ही आ रहे हैं। अब ना रेल है ना बस। भैया ये लॉकडाउन का होत बा? मतलब रेल, बस और सब साधन बंद होल इंडिया में, इसी को लॉकडाउन कहत बा। भीड़ में औरत और बच्चे भी थे। अच्छे फंसे, बेचैनी, व्यग्रता, खीज, बेबसी। आखिर किया क्या जाए? किसी के पास कोई जवाब नहीं। स्टेशन पर भीड़ कम होने की बजाय बढ़ रही थी। आने वाले आ तो रहे थे, पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई चक्कर लगा रहा था, कोई अपने बैग पर बैठा था, कोई स्टेशन के बाहर चाय का जुगाड़ ढूंढ रहा था। बाहर ना तो दुकानें खुली थी ना ढाबे। केवल पीने का पानी था रेलवे के नलों में, वो भी शाम तक चुक गया। दिन भर के भूखे प्यासे बिलबिलाने लगे। जिनके साथ बच्चे थे वे महान दुखी थे। बिना खाने के बच्चे रो रहे थे। उनके माँ बाप उन्हें झूठी दिलासा दे रहे थे। स्टेशन मास्टर ने अपने दफ्तर पर ताला लटका दिया। कमरे के सामने बेंच पर 2 पैटवान बैठे थे। ये जानते हुए कि वे कुछ नहीं कर सकते, फिर भी लोग उनसे दरियाफ्त कर रहे थे। भैया बताओ ना, गाड़ी कब मिलेगी? उनका जवाब वही था, कह तो दिया सब बंद है, जाओ कोई और साधन देखो। अपने साथियों के साथ वो पूरी रात प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहा। सबने बैगों से निकालकर अपने अपने खेस ओढ़ लिए। देर रात नींद के असर ने कुछ को दबोचा। ये भूखमरी नींद थी जो डील टूटने के बाद आती है। सुबह वही सन्नाटा, कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं। स्टेशन के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे ये बस्ती उजड़ गई है। जो यहाँ थे वे कहीं चले गए हैं। तभी किसी ने कहा, स्टेशन पर पानी आ गया है। सभी उसी ओर दौड़े। 4 टोटियां थीं, चारों पर मधुमक्खियों के छत्तों की मानिंद नलों के गिर्द जुट गए। मशक्कत कर उसने भी पानी पिया। खाली पेट में पानी रेंगता महसूस हुआ। पेट में हल्की ऐंठन सी हुई। अब कुछ खाया नहीं होगा तो यही होगा। सुबह मुंह अंधेरे ही लोग रेल लाइनों के इर्द गिर्द निपटान कर आए थे। इससे अब स्टेशन गंधा रहा था। इस बदबू के साथ साथ प्लेटफॉर्म पर यहाँ से वहां तक छोटे बच्चों की करुण आवाजें इस स्टेशन को यातना शिविर सा बना रही थीं। अचानक स्टेशन के प्रवेश हॉल में लाठियों के ठक ठक के साथ ऊंची आवाजें आई। ये पुलिस का जाब्ता था। थोड़ी ही देर में स्टेशन खाली करवा लिया। बाहर बड़ी तादाद में घेरा डाले जवान खड़े थे, जिनमें महिला पुलिस भी थी। सब सकते में आ गए, ये क्या माजरा है? सबसे पहले महिला पुलिस ने औरतों और बच्चों को एक तरफ छांट कर खड़ा कर लिया।
अपने आदमियों से अलग कर दिए जाने से उनमें चिलप्पो मच गई। इधर बाकी बचे मर्दों को सिपाहियों ने 2 भागों में बांट दिया। इस अचानक हुई छटनी से कुछ के साथी इधर उधर हो गए। आपस में पुकारते रहे पर पुलिस के डंडे के डर से हिल नहीं सके। औरतें तो बिछड़ी ही, मर्द भी अपनों से बिछुड़ गए। वो जिस समूह में था उसमें कुल 60 जने थे। इन सबको पैदल मार्च करवाते हुए गंगा किनारे के इस स्कूल में लाकर बंद कर दिया। सब चुपचाप लेकिन घबराए हुए, ना जाने ये पुलिस क्या करेगी। लेकिन जब सबके लिए खाना आया तब मालूम हुआ कि उनको कोरोना बीमारी के कारण कैद किया गया है। यहाँ खाने के बाद सबको मास्क दिए गए और सख्त हिदायत दी गई कि इसे हर वक्त मुंह पर लगाए रखना है। यहाँ आकर समय पर चाय नाश्ता और दोनों वक्त खाना मिलने से उसे अच्छा लगा। खाना मिल रहा है, रहने को स्कूल के कमरे हैं, ओढ़ने को कंबल मिल गए। गरीब आदमी को और क्या चाहिए। हाँ, बंदी से जरूर है, कोई बाहर नहीं जा सकता। हर समय गेट पर 2 सिपाहियों का पहरा। उसने अगले दिन बापू को फोन लगाया। बचुआ, तुम कहाँ बा? हमरे सिकेश से बोलता नहीं, हम इधर आए गए बा, हमने दिल्ली आए गए बानी। बाकी यहाँ सब कुछ बंद बा, रेल बस सब बंद बा। अरे बचुआ, अनियो सब कुछ बंद बा। हम तो यहाँ से जात बानी। कहाँ? अपना घर देवरिया। उन्हें गाड़ी चलत बा? ना बचुआ, हम तो पैदल ही जात बानी। अभी दिल्ली से निकलत बानी। पैदल? हाँ बचुआ, यानी सब कुछ गड़बड़ाए गइल बा। दिल्ली में कोरोना फैल गइल बा। पुलिस पुल के नीचे नहीं रहने दे रही, सबको पुलिया के नीचे से भगा दिया। क्या करते, दिल्ली में हमारा कोई ठौर नहीं, काम धंधा सब बंद हो गया और ठेला लाला को लौटा दिया। ठेला लगाने ही नहीं देते। दिल्ली में तो मौत नाच रही, इसलिए हम सब पैदल ही देवरिया के लिए निकल गए हैं। तुम्हारी मैया और 3 बच्चे। यूं पैदल कब तक देवरिया पहुंचोगे? कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। दिल्ली से तो अच्छा है घर जाकर मरे, यहीं पर रहने से तो मिट्टी खराब होगी। देवरिया में इज्जत का मौत तो मरेंगे। उधर अपना घर है, भाई बिरादर है, दिल्ली में कौन है हमारा। रोते काहे को? तुम अपनी कहो, कहाँ हो? हम सबको यहाँ एक स्कूल में रोक रखा है, सरकार खाना दे रही है। तुम उधर ही बने रहो, खुलने पर आ जाना। हमारी फिक्र छोड़ो, हम रात दिन चलकर पहुंच जाएंगे। एक दिन का सत्तू हमारे पास है, आगे जो तकदीर में लिखा है होगा। बचवा, बड़ा डेंजर आ पड़ा है हम गरीबों पर। यहाँ रोड पर हम अकेले नहीं, हजारों औरत मर्द और बच्चे चल रहे हैं, सब यूपी बिहार से हैं। पूरे हाईवे पर आदमजात का रेरा चल रहा है। भैया, वो सर पकड़कर बैठ गया। हजारों किलोमीटर वे कैसे जाएंगे? दूसरे दिन उसने फिर फोन लगाया, बापू को कहकर मैया से बात की। उसकी मैया बचुआ बचुआ कहती रो पड़ी। उसने बताया इस समय हम गाजियाबाद से निकल गए हैं। तीसरे दिन जब फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ बोलने लगा। उसने कई बार डायल किया पर वही स्विच ऑफ। वो समझ गया बापू का फोन चार्ज नहीं है। अब रास्ते में कैसे चार्ज करवाएंगे? कौन बैठा है हाईवे पर? सुना है हाईवे पे होटल ढाबे भी बंद हैं। वे लोग हाईवे पर क्या खाएंगे? दूसरी तरफ उसके मोबाइल में भी पैसा खत्म हो गया। उसने आने वाले बाबू लोगों से विनती की, साहब मेरे पास पैसा है, आप फोन रिचार्ज करवा दें। हाँ, मैं चार्ज करने वालों को यहाँ भेज दूंगा, सब लोग करवा लेना। हाँ। एक बाबू ने ये कहा जरूर, पर कोई आया नहीं। अब वो रोज किसी ना किसी का फोन मांगता और बापू को लगाता, पर जवाब वही स्विच ऑफ वाला आता। वे अब कहाँ पहुंचे होंगे? माई और छोटे भाई बहन क्या खाते होंगे?
दिन में कितनी धूप रहती है, डामर की गर्म सड़क पर कैसे चलते होंगे। ठेकेदार के कहने पर रुद्रप्रयाग आना ही नहीं था। ना आता तो अब अपने माई बापू के साथ होता, उनके लिए कुछ करता। दोनों छोटी बहन और भाई न जाने किस हाल में होंगे। माई तो वैसे ही हड्डियों का ढांचा जैसी है, वो कैसे पैदल चल पा रही होगी। अगर मुरादाबाद पहुंच जाऊं तो अपने माँ बापू को पकड़ सकता हूँ। वहां भी ना मिले तो हाईवे पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। 4 हफ्ते की दिहाड़ी के पैसे मिल जाए तो उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। इन पैसों से हम कहीं रुककर समय गुजार लेंगे, धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ते चलेंगे। उसे देखकर छोटे भाई बहन कितने खुश होंगे। हाँ, मुझे उन तक पहुंचना चाहिए। अब चलूं तो दौड़ते हुए 2-3 दिन में मुरादाबाद पहुंच सकता हूं। उसने इस आइसोलेशन वार्ड से निकलने का मन बना लिया। 10वें दिन वो रात को स्कूल की 4 दीवारी फांद कर वहां से निकल भागा। वो अंदाज से हरिद्वार की ओर बढ़ रहा था। ऋषिकेश की सड़कें, सुनसान सड़क पर वो दौड़ रहा था। उसके कंधों से पीठ वाला बैग लटक रहा था। अचानक सामने से किसी गाड़ी की लाइट पड़ी। ये पुलिस की गाड़ी थी। वो एक खंबे की ओट में खड़ा हो गया। कौन है वे? इधर क्या चुरा है? बैग दिखा। अरे बस छोड़ दो उसे। जीप में बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, इधर आओ। साहब हम कुछ नहीं किए। कहां से आए हो? उसने आइसोलेशन वार्ड का आधा अधूरा ठिकाना बताया जहां से वो भागा था। इंस्पेक्टर समझ गया। उसने उसे जीप में बैठने को कहा। जीप चली और थोड़ी देर बाद उसी स्कूल के गेट के सामने जाकर रुकी। ऊँघते सिपाही हड़बड़ा कर उठे। इंस्पेक्टर को देखकर दोनों ने सैल्यूट मारी। ड्यूटी कर रहे हो या सो रहे हो? ड्यूटी सर। तुम्हारे वार्ड का एक आदमी हम पकड़ कर लाए हैं, देखो। इसे अंदर करो। सिपाहियों ने गेट खोलकर उसकी गर्दन पकड़ी और अंदर धकेला। मारपीट मत करना इसके साथ, इंस्पेक्टर ने कहा और जीप में बैठ गया। ऋषिकेश में कर्फ्यू नहीं था, पर लॉकडाउन के चलते सब बंद था। यहां से होने वाली तीर्थ यात्राएं भी बंद थी। बीच रास्ते सड़क पर पकड़े जाने से वो दुखी हो गया। ना पकड़ा जाता तो ऋषिकेश से निकल गया होता। अब क्या करे, कैसे निकले यहां से, कैसे पहुंचू उन तक? उसके लिए एक एक पल भारी हुआ जाता था। इस गर्मी में कैसे चल पा रहे होंगे? उन्हें रोकना होगा। रात में नहीं, दिन में निकलना चाहिए। दिन में पुलिस वालों की नजर से बच सकता हूं। अपने 2 साथियों से उसकी बात होती थी। उन्होंने उसे जाने से मना किया। बहुत लंबा रास्ता है, तुम कैसे पहुंच पाओगे उन तक? अरे तुम्हारे माँ बाप तो नजफगढ़ में बैठे हैं, तुम्हें क्या फिक्र है? मेरे माँ बाप दर-बदर हो रहे हैं। मैं यहां नहीं रुक सकता। मैं उनके पास जाऊंगा, चाहे कितनी ही दूर हो। दूसरे दिन सिपाहियों की नजर बचाकर वो दोपहर को दीवार फांद कर निकल भागा। उस समय वार्ड के सभी लोग खाना खाकर कमरों में आराम कर रहे थे। शहर की सड़कों पर उसे इक्का दुक्का आदमी मिला। बंद दुकानों का सूना बाजार। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आगे एक व्यक्ति मिला। उसने उससे हरिद्वार का रास्ता पूछा। उसने बता दिया, पर पूछा, कैसे जाओगे? पैदल। पैदल? इतनी दूर? हाँ बाबूजी, हमें मुरादाबाद जाना। मुरादाबाद? तुम्हें मालूम है मुरादाबाद यहाँ से 250-300 किलोमीटर है। जो भी है, जाना है।
उसने कहा और चल पड़ा। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसे गलियों से होकर निकलना पड़ा। वो किसी तरह ऋषिकेश से बाहर आ गया। आगे सड़क पर संयोग से उसे एक चारे का ट्रक मिल गया। ट्रक वाले ने 200 रुपए लेकर उसे हरिद्वार छोड़ दिया। हरिद्वार में जिस चौराहा पर उस ट्रक वाले ने उसे उतारा, वहां उसे कुछ और मजदूर मिल गए जो धामपुर जा रहे थे। वे 5 जने थे। 2 के सिर पर गोल टोपी थी, जो मुसलमान थे। 3 के सिर पर गमछे बंधे थे, वे हिंदू थे। हिंदू हो या मुसलमान, इस समय सबकी एक ही जाति थी, वो थी मजलूम। उनकी पीठ पर या तो बैग था या हाथ में थैला। वे हरिद्वार के एक लकड़ी की खड़ाऊ बनाने वाले कारखाने से आए थे। दुआ सलाम कर वो उनके साथ हो लिया। मुरादाबाद तो धामपुर से काफी दूर है, एक टोपी वाले ने कहा। कुछ भी हो भाई, मेरे माँ बाप और 3 भाई बहन दिल्ली से पैदल निकलते रहे। हमें देवरिया जाना है, मुरादाबाद के हाईवे पर उन तक पहुंचना है। वे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। यार बहुत लंबा सफर है तुम्हारा। सिर पर चिलचिलाती धूप और पैरों तले गरम सड़क। उसके पैर जूतों में जलने लगे। उन 5 के पैरों में चप्पलें थीं। जूता हो या चप्पल, सब गरम हो रहे थे। चलते चलते वे थोड़ा बोल लेते थे। ज्यादातर शब्द आहों से लबरेज। प्यास से कंठ सूख गए। पानी पानी, कहीं पानी हो तो देखो। सड़क के दोनों ओर ऊंचे दरख्त, सफेदे, सेमल और शीशम के। कहीं कोई घर या दुकान नहीं। अंत में एक खेत में इंजन से पंप चलता नजर आया। झाड़ झंकाड़ पार कर खेत के अंदर गए। पंप के चलते नाले से ओक बनाकर पानी पिया। 2 साथियों के पास खाली बोतलें थीं, आगे के लिए वे भी भर ली। चलते चलते रात उतर आई। अंधेरे में ही चल रहे थे। झिंगुरों की आवाजें सन्नाटे में सूनापन गूंथ रही थी। अंधेर पख की रात में चांद का कहीं पता नहीं था। चलते चलते कहीं दूर रोशनी के कुछ टिंकले नजर आए। शायद कोई गांव है। जब वे वहां पहुंचे तो देखा ये एक छोटा सा गांव है। सड़क के दोनों ओर कुछ पक्की दुकानें, कुछ खोके और 2 ढाबे, लेकिन सब बंद। 2 दुकानों पर 2 लट्टू जल रहे थे। इस छोटे से बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ। कुछ लोग दुकानों के सामने पक्के फर्श पर सो रहे थे, जिनमें कुछ स्त्रियां भी थीं। स्त्रियों को देखकर उसे अपनी मैया याद आई। वो भी इस समय कहीं सड़क किनारे सो रही होगी। मन पर उदासी घेर आई। सुबह जल्दी आंखें खुल गईं। कल कुछ खाया नहीं था, सो नींद आधी अधूरी आई। दिशा मैदान जाने की हलचल शुरू हो गई। ढाबे पर लगे हैंडपंप से पानी लिया जाने लगा। डब्बे बोतलें ढूंढी जा रही थीं। चलना शुरू किया तो लगा कि पांव की पगथली गायब है और पैर के पंजों की हड्डियां जूते में चुभ रही हैं। एक बारगी लगा चल नहीं पाएगा। दर्द सहन कर थोड़ा चला। धीरे धीरे चलने से राहत मिली। पगथली वापस आ गई थी। वे अब 6 से बढ़कर 20-25 हो गए थे। आदमी, औरत, बच्चे, एक कारवां सा बन गया। मैया बापू अब तक कहां तक पहुंचे होंगे। वो साथ वालों से मुरादाबाद की दूरी पूछ रहा था। कितना समय लगेगा, कोई साधन मिल जाता तो जल्द पहुंच जाता। लेकिन इस सड़क पर कोई साधन नहीं मिला। चलते चलते दोपहर हो गई। मारे गर्मी से सब पस्त हो गए। सड़क किनारे पेड़ों की छांव में पड़े रहे। चलना मजबूरी था। थोड़ा आराम कर सब चल पड़े। शाम को एक गांव आया। भूख से सभी बेहाल बच्चे बिलबिलाने लगे।
आखिर रोटी मांगने गांव में जाना पड़ा। दर दर की ठोकरें इसे ही कहते हैं। मांगते मांगते चेहरों की आब थुप गई। इस घर नहीं तो उस घर, आखिर कुछ ना कुछ खाने को मिल गया। जिंदगी में पहली बार रोटी का महत्व समझ में आया। अंधेरा घिर आया था तो वहीं सड़क किनारे सभी सो गए। इस गांव से चलने के बाद आगे सड़क चौड़ी मिली। इस सड़क पर कोई भी ट्रक नहीं गुजरा। सुबह के बाद यूं ही सूरज ऊपर आता है तपन बढ़ जाती है। डामर की सड़क पर चलते चलते जूते चप्पलों की हालत खराब हो रही थी। उसका कैनवास का जूता फट गया था। कईयों की चप्पलें टूट गई थीं। रस्सी सूतली ढूंढकर बांधी जा रही थी। मरते पड़ते वो तीसरे दिन धामपुर पहुंचा। यहां एक मस्जिद के बाहर खाना बट रहा था। 3 दिन बाद यहां भर पेट खाना खाया। अच्छा भाई, चलता हूँ, राम राम। ओ खुदा हाफिज। एक दिन यहाँ सराय में रुक जाते, तुम्हारा सफर लंबा है। नहीं दोस्त, मुझे जाना है। रास्ता कितना ही लंबा हो, मुझे मैया बापू तक पहुंचना है। वो चल पड़ा। शहर से निकलकर मुख्य सड़क तक आ गया। ये सड़क चौड़ी थी, पर पैदल लौटने वालों की संख्या कम थी। 2-2, 4-4 लोग अलग अलग चल रहे थे। सूरज की वही तपन और वही डामर की तपती सड़क। चलते चलते उसके जूते फट गए। अंगूठा जूते से बाहर आ गया। गरम सड़क पर अंगूठा जलने लगा। अब उसकी नजरें सड़क किनारे कोई सूतली या रस्सी ढूंढ रही थी। आखिर एक रस्सी का टुकड़ा उसे मिल गया। पेड़ की छाया में बैठकर उसने अपने पैर जूतों से बाहर निकाले। वो अपने पैरों को देखता रह गया। ये उसके पैर हैं। उधड़ी हुई चमड़ी, फफोलों से गिजगिजे हुए ललछोए पैर। पीठ बैग से गमछा निकाला। आहिस्ता आहिस्ता पैरों को पोंछा। टीस मार रहे थे। हवा से थोड़ा सूखे तो उसने पैरों को जूतों के हवाले किया। फिर दोनों को रस्सी से बांधा और चल पड़ा। कहीं भी ठहर कर जब चलता है तो पैरों के पंजे चुभन भरा दर्द करने लगते हैं। चलते चलते रात हो गई। रास्ते में एक गांव आया था जो पीछे रह गया। चलना मुश्किल हो गया तो सड़क किनारे ही सो गया। सुबह उठकर फिर चल पड़ा। कोई 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 गाड़ी मिल जाए तो मुरादाबाद पहुंच जाऊं। शायद मैया बापू भी मुरादाबाद के आसपास पहुंच ही गए होंगे। उसे जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचना है। उसके पास जो रकम है उससे वो उनको कहीं रोक कर आराम करवाएगा। इस तरह सड़क पर भूखे प्यासे नहीं चलने देगा। वो दिन भर चलता रहा। पहली बार उसकी नजर एक माइलस्टोन पर पड़ी। मुरादाबाद 125 किलोमीटर। शाम हो गई थी पर वो कहीं नहीं रुका। दूसरे पैदल चलने वाले रास्ते में रुक गए थे, वो नहीं रुका। उसे ये दूरी जल्दी से जल्दी पार करनी थी। वो रात भर चलता रहा। न जाने बिना कुछ खाए पिए इतनी शक्ति उसमें कहां से आ गई थी। सुबह हुई तो एक बंद ढाबे की हौज से केवल एक डोलची पानी पिया और चल पड़ा। इस सड़क पर माइलस्टोन क्रम से नहीं लगे थे। कभी गाड़े गए होंगे जो समय पाकर खुर्द बुर्द हो गए होंगे। वो जानना चाहता था कि अब मुरादाबाद कितनी दूर है। किसी से पूछा भी तो सही नहीं बताया। होगा यही कोई 60-70 किलोमीटर। दिन के 12 बज गए। यहां एक माइलस्टोन मिला। लिखा था मुरादाबाद 50 किलोमीटर। हाँ, तो फिर शाम तक पहुंच जाऊंगा। हाँ, उसने मन ही मन संकल्प किया। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था तो चलते चलते उसे चक्कर आने लगे। वो सड़क पर बैठ गया। बैठा तो निढाल होकर सड़क पर पसर गया और अंत में वो बेहोश हो गया। सड़क पर गुजरने वाला कोई भी उसके नजदीक नहीं गया।
ना ना चुना कोरोना हो सकता ना। वो पड़ा रहा, लोग दूर से गुजरते रहे। उसकी सुध लेने वाला यहाँ कौन था? जो थे वे भी किस्मत के मारे हाईवे पर अपनी लाश ढो रहे थे। वो दिन भर सड़क पर पड़ा धूप में सिकता रहा। दिन ढल रहा था। उसकी आत्मा ने शायद आवाज लगाई होगी, मुझे पानी पिला दो कोई, मुझे मेरे भैया बाबू भाई बहन के पास जाना, मुझे कोई पानी पिला। लेकिन मृत्यु लोक के जीव उस आत्मा की आवाज कैसे सुनते? आत्मा तो चली गई, शरीर पड़ा रह गया था। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में श्याम जांगिड़ की कहानी उस भीड़ में वो कौन था। ये कहानी हंस पत्रिका के सितंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Namit Potnis, a good friend of mine, founder of Drumworks, joins Varun and Suchita. He talks about all things NFT and shares a few tips on investing. On Paisa Vaisa, Anupam and Devina Mehra, founder at First Global, discuss the outlook for the Indian equity market in 2022. On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to author Rashna Bisht about her book, 1971 Charge of the Gorkhas. On all things policy, the Takshashila folk contemplate the need for Indian health services in current times. And on Say No to Drama, Chetna pulls down the curtain around nostalgia and teaches us how to live in the present. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Working Monday to Friday glued to your chair making you feel dull? Worry not. Get your 5-minute weekly dose of travel around the world with Postcards from Nowhere. Join me every Thursday as I explore the strange, obscure, and fascinating parts of the world and bring out facets of travel you may not have thought of before. You can find us on the IVM Podcast app, website, or wherever you get your podcast from.